सीजी व्यापम ने अमीन पटवारी की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था 7 दिसंबर 2025 को, और आज की इस वीडियो में हम उसी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश वाला सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। इसके पहले हमने इस क्वेश्चन पेपर का 2 सेक्शन कंप्यूटर और हिंदी के वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आप जाकर चेकआउट कर भी सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही आने वाले दिनों में हम मैथमेटिक्स पार्ट का और उसके बाद जीएस पार्ट का भी वीडियो आपको अपलोड करके देंगे विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से होते रहे। चलिए पेपर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जनरल इंग्लिश विथ ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? What is the class of underlined word in this sentence below? ये जो सेंटेंस दिया है इसमें अंडरलाइन वर्ड का जो क्लास है वो क्या है? तो हु का क्लास पूछ रहा है कि हु नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है या फिर कुछ नहीं है इनमें से। तो हु टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश किसने सिखाया? तो जिस पर्सन ने इंग्लिश सिखाया था वो नाउन होता और सिखाने का काम यहाँ पे वर्ब का हो रहा है, तो यहाँ पर हु बोल रहा है तो ये प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन इसका सही आंसर होने वाला है। इसके फर्दर डिटेल में आप जाना चाहो तो इसको आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोल सकते हो क्योंकि इसको यूज करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है दे बिगिन टू लर्न डैश न्यूट्रिशन व्हेन दे वर एट प्राइमरी स्कूल। तो लर्न जो शब्द है ना, तो उस लर्न मतलब किसी का सीखना, तो किसी के बारे में आप सीखोगे, तो यहां पे आंसर होने वाला है अबाउट। ये सही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, चलिए जनरली लर्न जब भी वर्ड आपको मिलेगा तो उसके बाद अबाउट ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होने वाले, क्योंकि आप किसी के बारे में सीख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? विच इज द करेक्ट डिटरमाइनर फॉर द फॉलोइंग? I didn't buy dash flowers, any flower, few flower, much flower, little flower। तो देखिए ये एक नेगेटिव वर्ड है, didn't buy बोल रहा है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड के लिए जो करेक्ट डिटरमिनेटर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम एनी होता है। इसमें एक कंडीशन और है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं तो ये काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल्स है एक्चुअली में। फ्लावर्स ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं, बट आप इसको काउंट कर सकते हो। जैसे अ फ्यू होता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। मच और लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल जो चीजें हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर एनी होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो यहां पे पूछ रहा है व्हाट अमेजेस मी डैश हिज एबिलिटी टू हिट द बॉल सो हार्ड। रोहित शर्मा की बात हो रही लगता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शंस बोल रहा है कि वॉज, वर, इज, आर। तो व्हाट अमेजेस मी एक्चुअली में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट एक्चुअली में यहाँ पे क्लॉज के फॉर्म में है, मतलब बंच ऑफ जो वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट को रिप्लेस किए हुए हैं। तो ये जब होता है, क्लॉज जब यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस में, तो उसको हमेशा सिंगुलर लिया जाता है। ठीक है, सिंगुलर लिया जाता है तो वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में मतलब इंडेफिनिट टेंस में अपने को बनाना रहेगा। तो भाई ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये इज यहां पर यूज किया जाएगा। इज मतलब ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होने वाला है। व्हाट अमेजेस मी इज हिज एबिलिटी टू हिट द बॉल सो हार्ड। रोहित शर्मा ही है डेफिनेटली, है ना। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। आई यूजुअली गो टू द जिम 4 टाइम्स डैश वीक। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये तो काफी इजी होना चाहिए, है ना। वीक बोलने से कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम ए यूज करेंगे, एन तो यूज करेंगे नहीं क्योंकि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो ए यूज करेंगे। द भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि डेफिनेटिव नहीं है ये। ठीक है, और नन ऑफ द अबव की तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो यहाँ पे आंसर ए आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। ये मुहावरे हैं भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा सा ये शायद थोड़ा हाई लेवल का हो गया एक्चुअली में। मैच द फॉलोइंग, 2 कॉलम को मैच करना है यहाँ पे। पहला बोल रहा है पास द बेटन। मैं आपको समझाते चलता हूं कि ये क्या बोलना चाह रहा है बेसिकली। पास द बेटन मतलब आपने रिले रेस देखा है। रिले रेस वो होता है जिसमें एक ही रेस को ना मल्टीपल लोग, एक टीम पूरी करती है, कोई एक पर्सन नहीं दौड़ता है। तो वहां पे सर्टेन पार्ट में मतलब एक हिस्सा जो मान लीजिए 2 लैप एक पर्सन कंप्लीट कर रहा है, फिर उसके बाद आगे के लैप्स के लिए 2-3 और पर्सन रहते हैं, उन लोग उस जगह पे वेट करते रहते हैं। तो जब वो वहां पे पहुंचता है तो एक स्क्रोल जैसा रहता है जिसको बेटन बोला जाता है, उसको पास कर देते हैं आगे कि भैया इसके आगे अब तुम्हारे हवाले है, जाओ देख लो भैया तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये आंसर इसका होगा
हैंड ओवर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी सौंप दिया कि आगे की रेस अब तुम संभालो, ठीक है। बैटन डाउन द हैचेस, ये भी एक कहावत है। ये एक्चुअली में 1980s के टाइम पे नेवी में डेवलप हुआ था कि मतलब जब कोई तूफान आ गया, आप सेल कर रहे हो शिप में, तो उस समय पे क्या होता था, तूफान आ गया तो बचने के लिए हैच के नीचे छुपते हैं। मतलब एक दरवाजा है लोहे का या प्लास्टिक है, कोई एक ऐसा चीज से कवर कर रहे हो अपने आप को जिसमें आप प्रोटेक्ट रह सको, सुरक्षित रह सको, प्रोटेक्टेड रह सको। तो बैटन डाउन द हैचेस, हैच मतलब नीचे घुस के, तो ये नेवी से शुरू हुआ एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है प्रिपेयर फॉर अ क्राइसिस। आप किसी चीज से बचना चाह रहे हो तो प्रिपेयर फॉर अ क्राइसिस। टेक अ बाथ, ये भी एक मुहावरा है यहां पर। तो टेक अ बाथ मतलब नहा लिए, नहा लिए मतलब धुल गए, धुल गए मतलब क्या हुआ, भारी नुकसान हो गया भाई साहब आपको, सफर हैवी फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है। फिर डी आता है विथ बेटेड ब्रेथ। बेटेड मतलब स्लो कर देना, कम कर देना किसी चीज को। जब बोलते हैं ना कि हम सांस रोक के बैठे हुए हैं किसी चीज के लिए, तो एक्साइटेडली मतलब किसी चीज के रिलीज के लिए आप जो है एक्साइटेड होकर के अपनी सांस रोक के बैठे हुए हैं, इस टाइप की चीज हो गई। तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ए का 3 बन रहा है और बी का 4 बन रहा है और सी का बन रहा है 1, है ना, और डी का बन रहा है 2। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक सी, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होने वाला है मेरे ख्याल से। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। एक शब्द देना भाई। द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। अपनी कहानी खुद ही लिख रहा है भाई साहब, तो इसका आंसर आप वर्ड से समझ के ही कर सकते हो। ऑटोबायोग्राफी इसका आंसर होगा। बायोग्राफी वो होता है जब आपकी कहानी कोई और लिख रहा है। ऑटोक्रेसी वो होती है जिसमें एक ही आदमी के पास पावर होता है और जनरली ये एक लॉ का सिस्टम है, समझिए किसी नेशन में तानाशाही जहां पे चलता है, जिधर की तरफ इंडिया अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, तो वो होती है ऑटोक्रेसी। और कैलीग्राफी तो होता है सजावट से, सुंदर से लिखे हुए वर्ड जो मतलब बहुत सुंदर दिखते हैं, पूछ वूछ निकाल के जो लिखते हैं वैसे वर्ड्स को कैलीग्राफी बोलते हैं। लिखने का एक तरीका होता है, फॉर्म होता है। तो आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 27 का डी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर 1A सेंटेंस है और 1B दो सेंटेंस है, इसको पढ़ते हैं। द मेडल्स वर प्रेजेंटेड बाय नेल्सन मंडेला, पहला सेंटेंस हो गया। और 1B बोल रहा है ऑल आवर मनी एंड पासपोर्ट वर स्टोलन। तो ये दो सेंटेंस है, इसके बारे में हमारे सामने कुछ अजम्पशंस दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंस दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि द सेंटेंस 1A हैज द एजेंट। जी हाँ, एजेंट किसको बोलोगे आप यहाँ पे, कि जो काम को कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। मेडल कौन दे रहा है, तो नेल्सन मंडेला दे रहे हैं मेडल, तो यहाँ पर एजेंट प्रेजेंट है। तो सेंटेंस 1 हैज द एजेंट, तो ये सही हो गया, ठीक है, करेक्ट है ये। फिर द सेंटेंस 1B हैज नो एजेंट, क्या है, ऑल आवर मनी एंड पासपोर्ट वर स्टोलन। पैसा और पासपोर्ट तो चोरी हो गया है, बट किसने चोरी किया है, एक कोई ना कोई चोर होगा, बट क्या हम जानते हैं उस चोर को, सेंटेंस में मेंशन नहीं किया गया है। तो यहां पर नो एजेंट, तो ये सेंटेंस भी सही है हमारा। तो आपका जे और के तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एल की बात करते हैं। द सेंटेंस 1A इज रॉन्ग एंड 1B इज राइट। तो 1A इज रॉन्ग बोलता है, तो ये तो गलत बात हो गई यहाँ पे। तो ये अपने आप, क्योंकि सेंटेंस तो सही है अपना, ग्रामेटिकली भी सही है, तो ये अपन हटा दिए यहां से। अब ये बोलता है सेंटेंस 1B इज इनकरेक्ट बट 1A इज करेक्ट। तो क्या B इनकरेक्ट है, इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हो, बट ग्रामेटिकली ये भी सही है यहां पर, है ना। यहां पे ऑल आवर मनी एंड आवर पासपोर्ट वर स्टोलन बोला जा सकता था, लेकिन ये भी सही है, एक्सेप्टेबल इंग्लिश है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर। तो यहां पर आपका जे और के ऑप्शन ही वैलिड होने वाला है। और आप अगर ऑप्शंस में जाओगे भी तो ये सारी दुविधा ही खत्म हो जाती है। जे और के करेक्ट आंसर दिख रहा है आपको, और जे और के का कॉम्बिनेशन और कहीं पे है भी नहीं इन तीनों उसमें, तो यही आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में भी असर्शन रीजन वाली बात दी हुई है। तो हमारे पास असर्शन बोलता है इन रिपोर्टेड स्पीच वी गिव द मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड रादर देन द एग्जैक्ट वर्ड्स। रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करते हैं कि हम जो है बताते हैं कि क्या बोला गया है, ये नहीं बोलते कि कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना। और रीजन में क्या बोल रहा है, ट्रेवर सेज ही इज टायर्ड।
ट्रेवर क्या बोल रहा है कि वो थका हुआ है। अब ट्रेवर बताते समय किसी को ये भी बोल सकता है कि भाई मैं बहुत, मेरा हाथ पांव दर्द दे रहा है, पसीना आ रहा है, आज बहुत काम किया मैं दिन भर, मैं थक गया हूं। तो सिंपली उसको एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि वो बोल रहा है भाई कि वो थका हुआ है, वो कहीं जाने के लिए, आने के लिए तैयार नहीं है, थका हुआ है, सिंपल। तो रिपोर्टेड स्पीच में थका हुआ है, तो ये बात हुई। अब इसमें ऐसा जो स्टेटमेंट है उनको देखते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो भाई बात तो यहां सही दिख रही है हमको। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस। असर्शन का करेक्ट रीजन आर है क्या? तो ये दोनों तो एक्चुअली में देखोगे तो अनरिलेटेड है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या बोलते हैं वो चीज है, और यहाँ पे ट्रेवर जो है वो, ये रिपोर्टेड स्पीच का ही फॉर्म है कि ट्रेवर बोला है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना इस चीज को। यहाँ पे अगर ऐसे बोलते हम कि रिपोर्टेड स्पीच में बोला जा रहा है कि आप जो है, जो शब्द बोला गया है उसको रिपोर्ट करते हैं, तो ये इसका कारण नहीं है इसमें, है ना। ये तो एक अनरिलेटेड चीज हो गई है। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन बी देखोगे तो बोथ एस एंड आर आर ट्रू, बिल्कुल दोनों ट्रू हैं, ठीक है। बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, तो मोस्ट लाइकली इसका आंसर बी होना चाहिए। बाकी ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हैं, क्योंकि दोनों अपने आप में सही सेंटेंस है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो ये है आई एम राइटिंग सम ऐसे, पढ़ने में ही अटपटा लग रहा है यहाँ पे। द सेंटेंस इज रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग है ना। सम ऐसे नहीं होता है यार, द सेंटेंस इज राइट, ये हाँ सेंटेंस इज राइट नहीं है ना, क्वेश्चन रॉन्ग है लेकिन स्टेटमेंट सही है, मतलब सॉरी जो ये सेंटेंस लिखा है वो रॉन्ग है, बट ये जे स्टेटमेंट सही है। के जो है वो राइट नहीं है, वो मतलब गलत है। यहाँ पे ऐसे इज काउंटेबल नाउन, जी हाँ, ऐसे को आप गिनती कर सकते हो ना, एक ऐसे, दो ऐसे, तीन ऐसे, चार ऐसे, जितने भी लिख रहे हो गिनती कर सकते हो। ऐसे इज नॉट काउंटेबल नाउन, तो ये गलत बात होगी। तो यहाँ पे जे और एल दोनों सही स्टेटमेंट है। अब करेक्ट ऑप्शन चुनेंगे भाई, कौन कौन सा है इसमें अपने पास में, तो जे और एल ऑप्शन डी में हमारे सामने आता है। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 का। आने वाले वीडियोस में हम अपने इसके आगे के सेक्शन मैथ्स और जीएस को कवर करेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स की डेली बेसिस पे अपडेट मिलती है। उसके अलावा अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई सवाल हो आपका तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।